हाय एवरीवन। जो लोग ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो लोग ये अर्थन और रूफिंग टाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, इनके ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस किस तरह से अप्लाई करते हैं, इनके लिए जीएसटी के प्रोविजंस क्या है, उन्हें एक अलग से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इनके ऊपर जो जीएसटी के प्रोविजंस लगते हैं वो जो नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं। चाहे वो कॉम्पोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आईटीसी लेने के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जीएसटी की रेट के रिगार्डिंग हो। तो जीएसटी के इन सभी कॉन्सेप्ट्स में इन गुड्स के रिगार्डिंग जो नॉर्मल प्रोविजंस है उनसे चीज़ें कुछ कुछ अलग है जो हमें ध्यान होनी चाहिए अगर हम इनमें से किसी भी प्रोडक्ट से डील करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कुछ स्पेशल गुड्स के रिगार्डिंग जो जीएसटी के प्रोविजंस लगते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इस सब की शुरुआत होती है नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 से, जो आया सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर, जो आया था 31 मार्च 2022 को। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इन सभी प्रोडक्ट्स पे जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गई, बिल्डिंग वाली ब्रिक्स हो गई, जो ब्रिक्स बनती है फॉसिल मिल से, या फिर जो ये अर्थन और रूफिंग टाइल्स होती है, इन सभी प्रोडक्ट्स पे जो पहले 2.5% करके 5% की रेट लगती थी, उसे गवर्नमेंट ने क्या किया, 6% की रेट कर दी और उसके ऊपर रेट कर दी गवर्नमेंट ने 12% की। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा पहले जो आप 5% से टैक्स पे करते थे अब आप 12% से टैक्स पे कीजिए। अब गवर्नमेंट ने जब 12% टैक्स पे करने की बात की तो गवर्नमेंट ने और कोई भी कंडीशन इसके साथ नहीं डाली। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ ही नहीं कहा कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो 5% से पे करते थे आप 12% से पे कीजिए। तो मतलब आप इन सभी गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर आप 12% से टैक्स पे करते हैं तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आईटीसी के रिगार्डिंग। मतलब आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं और आप 12% से टैक्स पे कीजिए। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2022 से ये इन इफेक्ट हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2022 से 12% की रेट लगेगी विद आईटीसी। आप 12% की रेट से टैक्स पे कीजिए। इसके साथ साथ ही 31 मार्च 2022 को गवर्नमेंट एक और नोटिफिकेशन लाती है, नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 सेंट्रल टैक्स रेट का, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप इन सभी प्रोडक्ट्स पे जो हमने अभी डिस्कस किए ऊपर, कि जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गई, या फिर जो ब्रिक्स है फॉसिल मिल्स की, या बिल्डिंग वाली ब्रिक्स है, या अर्थन और रूफिंग टाइल्स है, उसके ऊपर आप 3% से टैक्स पे कर दीजिए। मतलब 3% प्लस 3% सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 6% से टैक्स पे कर दीजिए। लेकिन हमने नीचे एक नंबर के अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई है, आप उन कंडीशन से कंप्लाई विद कर दीजिए और आप हमें 6% से टैक्स दे दीजिए। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंडीशन डाली कि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे ए और बी वाली, तो आप हमें 6% से टैक्स पे कर दीजिए, अदरवाइज आप 12% से हमें टैक्स पे कीजिएगा। तो ये दोनों कंडीशन समझने के लिए अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी है कि अगर कोई सप्लायर एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी करता है और उसके साथ साथ टैक्सेबल सप्लाईज भी करता है, तो ऐसे केस के अंदर उसके आईटीसी का क्या होता है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको क्लैरिटी है तो ये दोनों कंडीशन आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अगर कोई सप्लायर एग्जेम्प्ट सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाईज दोनों कर रहा है, तो वो कोई इनवर्ड सप्लाई अगर लेता है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूज आ रही है एग्जेम्प्ट सप्लाईज करने में, मान लीजिए उसने कोई चीज़ की परचेज की, कोई इनवर्ड सप्लाईज की जिससे सिर्फ वो सप्लाई कर रहा है, वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर उसको उसका आईटीसी नहीं मिलता। अगर वो कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाईज करता है जो एग्जेम्प्ट में भी यूज आती है और टैक्सेबल में भी यूज आती है, तो उसे जिस प्रपोर्शन में एग्जेम्प्ट सप्लाईज में यूज आ रही है उस प्रपोर्शन का आईटीसी से अलाउ नहीं होता, जो टैक्सेबल में यूज आ रही है उसका उसे आईटीसी अलाउ किया जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी है तो आपको ये कंडीशन समझने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो कंडीशंस है उसके अंदर एक के अंदर क्या बोलता है कि कोई क्रेडिट है जो इनपुट टैक्स का है, जो मान लीजिए आप कोई गुड्स या सर्विसेज, इनवर्ड गुड्स या सर्विसेज लाए, एक तरह से कोई आप परचेज करके लाए, वो आपने अगर एक्सक्लूसिवली यूज कर लिया सप्लाई करने के लिए, किसे सप्लाई करने के लिए, जो ऊपर हमने अभी प्रोडक्ट्स देखे, ऊपर जो गुड्स देखे उनकी सप्लाई में अगर एक्सक्लूसिवली यूज कर लिया, मतलब जो आपका इनपुट है वो सिर्फ उन्हीं एक्सक्लूसिवली वही सप्लाईज करने के लिए यूज आ रहा है, तो आपने वो इनपुट क्लेम नहीं किया होना चाहिए। तो मतलब पहली कंडीशन तो हमने देखी कि जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन गुड्स की सप्लाई के अंदर काम आ रहा है इनपुट, वो आपने क्लेम नहीं किया हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस के अंदर अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए कोई एक्सक्लूसिवली कोई इनपुट है जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर काम आने वाला है, तो वो आपने क्लेम नहीं किया हो। उसी तरह की कंडीशन ये ए के अंदर लिख रहा है। दूसरी ये बी के अंदर लिखता है कि कोई क्रेडिट है जो आपका कोई गुड्स या सर्विसेज का है इनपुट टैक्स का, वो आप पार्टली तो जो ऊपर स्पेसिफाइड गुड्स है, मतलब आपने जो ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई थी ब्रिक्स और ये टाइल्स वगैरह, उसके अंदर कुछ पार्टली तो उसके अंदर यूज आ रहा है,
और पार्टली किसी और दूसरी सप्लाईज के लिए यूज आ रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा मानते हुए कि जो ऊपर जो स्पेसिफाइड गुड्स है, ये ब्रिक्स और ये सब है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है और उसके ऊपर सेक्शन 17(2) के जो आपका आईटीसी अलाउ नहीं करेगा आपको, वो प्रोविजंस आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जैसे आपका एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज दोनों करते हैं, तो जो कॉमन आईटीसी होता है उसको जैसे आप अपोर्शन करते हो, जितना एग्जेम्प्ट के कोरस्पॉन्डिंग होता है उतना आप आईटीसी क्लेम नहीं करते, वही सेम चीज आपको यहाँ पे करनी होगी। अगर आप ये दोनों कंडीशंस कंप्लाई विद करते हो तो आप ये जो 6% के अंदर टैक्स पे करने वाली स्कीम है उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो इन दो कंडीशंस को बेसिकली समराइज करूं तो ये है कि जो इनपुट आप सिर्फ के सिर्फ ब्रिक्स या ये टाइल्स वगैरह में यूज कर रहे हो उसका आपको इनपुट क्लेम नहीं करना। दूसरा, कोई ऐसा इनपुट है जो ब्रिक्स वगैरह के अंदर भी यूज आ रहा है और किसी और सप्लाई के अंदर भी यूज आ रहा है, तो आप उसका प्रोपोर्शनेट करके उतना ही आईटीसी क्लेम करेंगे जितना इन प्रोडक्ट्स को छोड़ते हुए यूज कर रहे हैं आप। तो इसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कोई ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर है और वो साथ के साथ सीमेंट की भी सप्लाई करता है। अब कोई इनपुट है जो कोरस्पॉन्ड कर रहा है ब्रिक्स से, सिर्फ और सिर्फ इनपुट है ब्रिक्स के अंदर जो यूज आ रहा है, तो ये वाला आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। कोई इनपुट है वो आप सिर्फ और सिर्फ इस सीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो आप क्लेम कर लीजिए। कोई इनपुट है जो ब्रिक्स के अंदर भी यूज आ रहा है और सीमेंट के अंदर भी यूज आ रहा है, तो आप उसके अंदर जितना प्रोपोर्शन ब्रिक्स का है वो आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, जितना प्रोपोर्शन सीमेंट का है उतना आप क्लेम कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एक ये भी समझना होगा कि कोई पर्सन ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर कोई और भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो आईटीसी ना लेने वाली कंडीशन है और 6% से टैक्स पे कर दीजिए, आईटीसी ना लीजिए, तो आईटीसी ना लेने वाली सिर्फ ब्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग अप्लाई करेगी। आप अगर किसी और चीज का आईटीसी लेना चाह रहे हैं तो आप आईटीसी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्रिक्स पे 6% टैक्स पे करना है तो आप उस पूरे बिजनेस के अंदर कोई भी आईटीसी नहीं ले पाएंगे। आप जो सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग टू ब्रिक्स है वो वाला आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, और कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आप आईटीसी एकदम अच्छे से ले सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल कई लोगों का आता है कि मैं इस ब्रिक्स की अब आउटवर्ड सप्लाई करूंगा जिसके ऊपर मान लीजिए मैं 6% से टैक्स पे करूंगा क्योंकि मैं ये आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा। अब क्या इस 6% के आउटवर्ड की पेमेंट के लिए क्या मैं ये वाला इनपुट यूज कर सकता हूं, जो सीमेंट का इनपुट आया, क्या उससे मैं इस 6% के आउटवर्ड की पेमेंट कर सकता हूं? तो हाँ, ये नोटिफिकेशन इस तरह का कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता कि आप ये वाला इनपुट यूज नहीं कर सकते ब्रिक्स का जो 6% आउटवर्ड आपको पेमेंट करना है उसके अंदर। तो ये वाला रेस्ट्रिक्शंस कहीं नहीं है, इसका बस रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप ब्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो आप क्लेम मत कीजिए। इसके बाद इन पर्टिकुलर गुड्स के केसेस में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ आईटीसी तक नहीं रुकती। इन पर्टिकुलर गुड्स के केसेस में जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस है वो भी स्ट्रिक्ट है जो नॉर्मल गुड्स के केसेस है उनसे। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं गुड्स की, तो ऐसे केस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है वो 40 लाख रुपीज हो जाती है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ केसेस को छोड़ते हुए। तो एक्सेप्ट के कुछ केसेस के अंदर बी के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया कि नीचे जो हम प्रोडक्ट्स मेंशन कर रहे हैं कॉलम 3 के अंदर, जिसके एचएसएन कोड वगैरह 2 के अंदर है, तो अगर वो वाले प्रोडक्ट्स है तो वहां पे 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। और आगे गवर्नमेंट ने इस टेबल के अंदर इन सभी प्रोडक्ट्स को डाल दिया, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, जो हमने फॉसिल मिल्स वाली ब्रिक्स है, फिर बिल्डिंग वाली ब्रिक्स है, फिर अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स है, तो इन्हें डाल दिया। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो 40 लाख वाली लिमिट है कि आप एक्सक्लूसिव गुड्स की अगर सप्लाई करते हैं तो आप 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी। तो बेसिकली इन सभी के केसेस के अंदर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 40 लाख की नहीं होगी, 20 लाख से ऊपर ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो मैंने बहुत सारे जो ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ईंट भट्टे होते हैं, वो ये मानते हुए चलते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट 40 लाख से ही ऊपर आएगी, वो सेल करते रहते हैं 35 लाख 37 लाख तक की भी, तो भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। लेकिन उन्हें खास ध्यान रखना होगा कि इन स्पेशल केसेस में 40 लाख की लिमिट नहीं लगती, चाहे आप सिर्फ गुड्स का भी काम कर रहे हैं तो भी आपको 20 लाख से ऊपर टर्नओवर जाते ही आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके बाद इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के केस में गवर्नमेंट यहां तक भी नहीं रुकी। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जो इन सभी चीज़ों का काम कर रहे हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह जो हमने देखे अभी, अगर वो काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए अंडर सेक्शन 10(1) वाली, अगर वो मैन्युफैक्चरर है इन सभी गुड्स के, जिनका डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे लिख रहे हैं, एचएसएन का चैप्टर कोड वगैरह ये यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों के मैन्युफैक्चरर है, इन चारों चीज़ों के जो यहाँ पे मेंशन की हुई थी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम भी नहीं ले पाएंगे।
तो इन सभी गुड्स के केस के अंदर जो आप सेक्शन 10 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लेते हैं, जिसके अंदर आपकी रिटर्न फाइलिंग भी आसान होती है और आपके रेट भी एक स्ट्रेट रेट होती है, उससे आप अपना टैक्स पे कर देते हैं। तो अगर आप इन सभी गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं तो आप उस कॉम्पोजिशन स्कीम का भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेशल ध्यान देना होगा कि ये मैन्युफैक्चरर मेंशन कर रहा है स्पेसिफिकली, तो अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं इन सभी गुड्स के तो ही आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ इन सभी का ट्रेडर है, मैन्युफैक्चर नहीं करता, सिर्फ किसी और पर्सन से उसे खरीदता है और आगे उसे बेच देता है, तो वो इसके अंदर अभी भी स्टिल कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। जो ट्रेडर्स हैं इन सभी गुड्स के वो ले पाएंगे, उनके ऊपर कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक सवाल और मेरे पास काफ़ी बार आता है कि सिंस इसे भी कॉम्पोजिशन स्कीम बोलते हैं और सेक्शन 10 के अंदर भी कॉम्पोजिशन स्कीम है, तो क्या ये चीज़ सेम है? आपको ये समझना होगा कि ये वाली कॉम्पोजिशन स्कीम वो नहीं है जो सेक्शन 10 के अंदर है। इसको अलग गवर्नमेंट ने बस नाम दे दिया कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 वाली कॉम्पोजिशन स्कीम एकदम अलग है। तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना होगा कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इस कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या हमें बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है टैक्स इनवॉइस की जगह, तो ऐसा नहीं है। आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं करना होता, इसके अंदर भी आपको पूरा टैक्स इनवॉइस ही इशू करना होता है। और क्या आपके जो रेसिपिएंट्स है जो आपसे सप्लाई ले रहे हैं, क्या वो इस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी क्लेम कर पाएंगे? तो हाँ, वो बिल्कुल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो आईटीसी क्लेम करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ आपके ऊपर है। अगर आप 6% से टैक्स पे कर रहे हैं, आप अगर 6% अपनी इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज कर रहे हैं और आपके जो रेसिपिएंट है वो इस टैक्स इनवॉइस पे 6% जो टैक्स पे कर रहे हो उसका आईटीसी बिल्कुल ले सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर वो बाकी कंडीशंस जो आईटीसी लेने की है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो। जो ब्रिक मैन्युफैक्चरर के लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम है और जो सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन स्कीम है वो बिल्कुल अलग चीज है। नाम आपको बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है लेकिन वो चीजें बिल्कुल अलग है, प्रोविजंस एक्ट के बिल्कुल अलग है। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिस्कशन के थ्रू ये जो ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स है, ये जो अर्थिंग और रूफिंग टाइल वगैरह का काम करते हैं, उनके ऊपर जीएसटी के क्या अलग प्रोविजंस है उनके रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी कि क्या वो 6% भरे, 12% भरे, कब आईटीसी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या कंडीशंस है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी आई होगी और आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।